हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस लेक्चर में। तो हमारा आज का लेक्चर है अध्याय 8 प्रकाश का विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का विवर्तन हम इसका एक लेक्चर पहले हम पब्लिश कर चुके हैं, जो कि ब्लूप्रिंट डिजिटल के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर यदि लेक्चर को किसी ने नहीं देखा है अब तक, तो उसको लेक्चर को देख लें, क्योंकि आज हम जो समझाने वाले हैं उसमें वो लेक्चर में जो चीज़ें बताई गई हैं वो बहुत यहाँ पर समझने के लिए काम आने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे इस लेक्चर में है क्या। तो हमारे आज के इस लेक्चर में है एकल झिर्री और रेखा छिद्र के कारण प्रकाश का विवर्तन। तो हमने पिछले जो लेक्चर में ये भी बताया था आपको कि जब हम एक कांच का टुकड़ा लेते हैं या फिर कांच लेते हैं कोई, तो कांच में हम जो है एक तरफ क्या कर देते हैं, काला पेंट कर देते हैं, और काला पेंट करके एक ब्लेड से उस पर एक खरोंच मार देते हैं, और उस खरोंच को यदि एक लैंप रखकर यानी कि खरोंच के पीछे की तरफ एक लैंप रखकर देखते हैं, उस खरोंच को देखते हैं, तो वो बहुत चमकीली दिखाई देती है। तो ये प्रकाश का विवर्तन किस प्रकार से हम बताएंगे वो थोड़ा समझते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ये भी बताया आपको कि ध्वनि तरंगे आसानी से घर के बाहर यदि शोर हो रहा है तो उसकी ध्वनि तरंगे आपके कानों तक, जो आप घर के भीतरी कमरे में बैठे हो तो वहाँ तक भी ध्वनि तरंगे आसानी से पहुँच जाती हैं, परंतु प्रकाश में ऐसा नहीं होता। प्रकाश में क्यों नहीं होता ऐसा? प्रकाश में इसलिए ऐसा नहीं होता कि प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो अवरोध की कोटि की होनी चाहिए। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि विवर्तन क्या होता है। विवर्तन होता है प्रकाश का या ध्वनि तरंगों का या फिर केवल कह लीजिए तरंगों का अपने सामने आने वाले अवरोधों के किनारों से मुड़कर पार हो जाने की घटना को विवर्तन कहा जाता है। तो ध्वनि तरंगे ये तो भली भांति बहुत अच्छी प्रकार से इस काम को अंजाम दे देती हैं, परंतु प्रकाश तरंगों में ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो क्यों मुश्किल होता है? ये मुश्किल इसलिए होता है कि प्रकाश तरंगों में भी विवर्तन की घटना देखी जाती है, परंतु कब? प्रकाश तरंगों में ये घटना तब देखी जाएगी जब प्रकाश के सामने जो अवरोध आते हैं उनकी तरंगदैर्घ्य की जो कोटि है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बराबर होगी। यानी कि जब दोनों तरंगदैर्घ्य की कोटियां बराबर होंगी आपस में, तब ही प्रकाश का विवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा कैसे होगा? ऐसे करने के लिए हमने एक यहाँ पे प्रयोग एकल रेखा छिद्र पर करने का प्रयास किया। उस प्रयोग को थोड़ा सा हम पहले समझेंगे और फिर उस प्रयोग पर हम लोग आएंगे। तो प्रयोग है क्या आखिरकार? प्रयोग है एकल झिर्री रेखा छिद्र के कारण प्रकाश का विवर्तन। तो लाइन वाइज पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि इस प्रकार के विवर्तन में जो एकल झिर्री और रेखा छिद्र वाला जो आपका विवर्तन है, इस प्रकार के विवर्तन में कांच की एक प्लेट को काला करके, कांच की एक प्लेट को क्या कर दिया आपने? काला कर दिया, और उस पर ब्लेड से एक पतली रेखा यानी कि खरोंच खींच ली जाती है। उस पर एक ब्लेड से पतली खरोंच खींच ली जाती है। मैंने आपको अभी भी बताया था, जो प्रकाश के लिए एकल झिर्री अथवा रेखा छिद्र का कार्य करती है। तो वो झिर्री जो होगी वो एक रेखा छिद्र का कार्य करती है। उसके बाद अगली लाइन में क्या कहता है? यदि इस रेखा छिद्र खरोंच से कुछ मीटर दूर रखे जलते हुए लैंप के रेखीय तंतु इस रेखा छिद्र यानी कि रेखा छिद्र, ये चित्र दिखाया हुआ है, तो ये रेखा छिद्र ले लिया हमने। ये एक गिलास के अंदर रेखा छिद्र बनाया हुआ है हमने। तो ये गिलास समझ सकते हो कि ये यहाँ पे ये गिलास है पूरा, ये यहाँ पे यानी कि कांच है, कांच के अंदर एक रेखा छिद्र बनाया हुआ है, और रेखा छिद्र के इधर हमने क्या रख दिया? रेखीय तंतु का लैंप रख दिया। रेखीय तंतु आप देख रहे हो, एक रेखा में तंतु ले लिया हमने, ये तंतु लिया सीधा इस तरह से, और इसे समांतर रख दिया इसके। किसके समांतर रख दिया? रेखा छिद्र के समांतर इसे रख दिया, और इससे अब प्रकाश निकलेगा, इस पे पड़ेगा, और हम यहाँ से देख रहे हैं, प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है, तो देखेगा तो उसे कैसा दिखाई देगा वो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो यहाँ कहता है यदि इस रेखा छिद्र खरोंच से कुछ मीटर दूर रखे जलते हुए लैंप के रेखीय तंतु को रेखा छिद्र के समांतर रखते हुए देखें तो हमें तंतु दिखाई नहीं देता। तंतु नहीं दिखाई देता। यदि लैंप उसके पीछे रखे तो तंतु हमें दिखाई नहीं देता, जबकि तंतु जो हमें यानी कि ये तंतु हमें दिखाई नहीं देता, ये वाला तो तंतु हमें नहीं दिखाई देता। हमें क्या दिखाई देता है? परंतु तंतु के स्थान पर एक चौड़ी चमकदार पट्टी दिखाई देती है।
तो हम इसे देख रहे हैं, तंतुओं में नहीं दिखाई देगा, हमें चौड़ी चमकदार पट्टी यहाँ पर दिखाई देगी, जो कि कैसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी। ये आपको दिख रही है चौड़ी पट्टी, इस प्रकार की ये पट्टी दिखाई देती है, इस प्रकार की चौड़ी पट्टी दिखाई देती है। इस चमकदार पट्टी के दोनों ओर कुछ रंगीन चमकदार लेकिन कम चौड़ी पट्टियां दिखाई देती हैं। इस चमकदार पट्टी के इधर भी और उधर भी जो कम चमकदार और पतली पट्टियां भी दिखाई देती हैं। जैसे कि ये पतली पट्टी आपको दिखाई दी, ये पतली पट्टी दिखाई दी, इस प्रकार से दिखाई देती है और इस प्रकार से क्रम में अन्य फ्रिंज बनती चली जाती हैं, चमकदार पट्टियां बनती चली जाती हैं। कुछ चौड़ी पट्टियां होती हैं और कुछ सकरी पट्टियां होती हैं, संकीर्ण पट्टियां होती हैं। तो इन पट्टियों की चौड़ाई और तीव्रता दोनों ओर लगातार घटती जाती है, यानी कि तीव्रता इधर भी, पट्टी के इधर भी घटती जाएगी जो चौड़ी पट्टी है, और पट्टी को उधर भी घटती जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें फ्रिंज दिखाई देती हैं। इसे एकल रेखा छिद्र का विवर्तन प्रतिरूप कहते हैं। तो ये कैसे बना ये विवर्तन प्रतिरूप? ये प्रतिरूप बना एकल रेखा छिद्र जो आपने ब्लेड से एक कांच के अंदर बनाया, तो वो रेखा छिद्र से आपने इस विवर्तन प्रतिरूप को देखा, और इस विवर्तन प्रतिरूप को आप क्या कहेंगे? डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्या कहेंगे? डिफ्रैक्शन पैटर्न कहेंगे। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न इस विवर्तन प्रतिरूप को बोलते हैं, और ये किसका होता है? एकल रेखा छिद्र का होता है, यानी कि सिंगल नैरो स्लिट का ये प्रतिरूप होता है। इसके बाद देखते हैं, इस रेखा छिद्र की चौड़ाई जितनी कम होती है, जो ये रेखा छिद्र है इसकी चौड़ाई जो होगी वो जितनी कम होगी, विवर्तन प्रतिरूप भी उतना ही स्पष्ट होगा, उतना ही अधिक प्रभावी होगा। तो रेखा छिद्र की चौड़ाई जितनी कम होगी, विवर्तन प्रतिरूप का फैलाव उतना ही ज्यादा होगा। इसे ज्यादा लिख लो आप, उतना ही अधिक होगा। क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। तो फैलाव उतना ही ज्यादा हो जाता है। यदि इस रेखा छिद्र की चौड़ाई जितनी कम होगी, उतना ही ये जो विवर्तन प्रतिरूप बना है इसका फैलाव भी उतना ही ज़्यादा होगा। यदि चौड़ाई इसकी आप बढ़ाओगे तो विवर्तन प्रतिरूप का फैलाव कम हो जाएगा। तो उसको समझते हैं कैसे कम होगा। यदि पेंट को और ज़्यादा खुरच दे, तो हमने जो ब्लेड से खुरच के तो आपकी रेखा छिद्र बनाया था, तो उसको हमने क्या करा? और अधिक खुरच दिया, तो रेखा छिद्र की चौड़ाई की ओर बढ़ाया जाता है। यानी कि पेंट को खुरच कर रेखा छिद्र की चौड़ाई जब हम बढ़ाते हैं तो विवर्तन प्रतिरूप का फैलाव कम होता जाता है, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है, यानी कि यदि और हम चौड़ाई बढ़ाएं उसकी रेखा छिद्र की, तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि झिर्री के पीछे केवल एक चमकीली रेखा दिखाई देने लगती है। तो झिर्री के पीछे केवल एक चमकीली रेखा हमें दिखाई देने लगती है, यानी कि सारी रेखाएं खत्म होकर केवल एक ही चमकीली रेखा हमें दिखाई देती है। कब? ये तब दिखाई देती है जब आप रेखा छिद्र की चौड़ाई को बढ़ाते चले जाते हो। तो एक ऐसी स्थिति में केवल एक ही हमें चमकदार रेखा दिखाई देती है, जो पूरा विवर्तन प्रतिरूप था वो हमें नहीं दिखाई देता। तो इस स्थिति में प्रकाश का संचरण लगभग क्या हो जाता है? ऋजु रेखीय हो जाता है। बताया ना आपको कि जब एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब केवल एक ही चमकीली रेखा दिखाई देने लगती है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपने जो है रेखा छिद्र की चौड़ाई बढ़ा दी। तो रेखा छिद्र की चौड़ाई बढ़ाने से क्या हुआ? तो रेखा छिद्र की चौड़ाई बढ़ाने से ये हुआ कि जो उसकी तरंगदैर्घ्य की कोटि थी रेखा छिद्र की, वो बढ़ गई, और बढ़ने का से क्या हुआ कि तरंगदैर्घ्य प्रकाश की क्या थी? वो कम थी, और चौड़ाई आपने बढ़ा दी, उसकी तरंगदैर्घ्य की कोटि बढ़ गई। जो रेखा छिद्र थी उसकी तरंगदैर्घ्य कोटि बढ़ गई। तो कोटि बढ़ने से ये परिणाम हुआ कि जब उनकी तरंगदैर्घ्य आपस में एक मिलाप की नहीं रही, तो उस स्थिति में जो प्रकाश का संचरण रेखा छिद्र से होकर गुजरा, जो इस रेखा छिद्र से होकर प्रकाश का संचरण होकर गुजरा, वो ऋजु रेखीय गुजरा। कैसा गुजरा? ऋजु रेखीय। ऋजु रेखीय का मतलब आप समझ सकते हो, ऋजु रेखीय को हम स्ट्रेट लाइन में बोलते हैं। किस में बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी रेखा। तो सीधी रेखा में प्रकाश का संचरण इससे होकर गुजरा, और जब ये पतली थी तो ऐसा नहीं हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में केवल विवर्तन हो रहा था, ना कि ऋजु रेखीय संचरण। तो ऋजु रेखीय संचरण चालू हो गया। तो इससे पता चलता है कि प्रकाश में विवर्तन का दिखाई देना रेखा छिद्र की चौड़ाई पर निर्भर करता है। तो प्रकाश में विवर्तन कब होगा? जब रेखा छिद्र की चौड़ाई की इतनी कम होगी कि उसकी तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि की होगी, तब ही विवर्तन दिखाई देगा, अन्यथा विवर्तन दिखाई नहीं देगा।
तो ये चित्र आपको दिखाया हुआ है, हमने समझा दिया आपको चित्र किस प्रकार से हम जो है विवर्तन प्रतिरूप देख पाते हैं। तो इसमें एक दो पॉइंट्स और आते हैं जिससे ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एकल रेखा छिद्र के कारण प्रकाश का विवर्तन समझाइए और फिर उस पर सूत्र भी आधारित आएगा, तो वो भी आप निकालिए, उसका भी निगमन कीजिए। तो आपको ये सब कुछ समझाना पड़ेगा। ये सब कुछ समझाने के बाद आप सूत्र का निगमन करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये इसे बहुत ढंग से समझे, क्योंकि जिस प्रकार से आपको समझाया जा रहा है ये बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चों को क्लियर ही नहीं हो पाता कि डिफ्रैक्शन पैटर्न होता क्या है, किस प्रकार से विवर्तन होता है, जबकि ये बहुत ही आसान टॉपिक्स होते हैं। ये थ्योरी इनकी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये थोड़ा सा समझने में बच्चे संकोच करते हैं, जबकि ये इतने आसान टॉपिक्स होते हैं कि यदि इसको ढंग से आपको समझाया जाए तो ये एग्ज़ाम में इसमें पूरे नंबर आते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसे गलत करके आते हैं, इसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा कुछ लिख कर नहीं आ पाते। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसका। तो रेखा छिद्र की जब चौड़ाई प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि की होती है तो विवर्तन प्रबल होता है। तो मैंने आपको बताया था तरंगदैर्घ्य कोटि की होनी चाहिए रेखा छिद्र की चौड़ाई, तो विवर्तन प्रबल होगा। और यदि चौड़ाई प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में काफ़ी बड़ी हो जाएगी, यदि रेखा छिद्र की चौड़ाई प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो विवर्तन होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब इसके एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि इसमें पूछ लिया जाता है कि यदि जो आपने रेखा छिद्र बनाया है उस पे आप सेलोफेन पेपर लपेट दो, यानी कि सेलोफेन पेपर, यदि रेखा छिद्र लिया आपने, इस पे आपने सेलोफेन पेपर, एक सेलोफेन पेपर आता है, सेलोफेन का कागज आता है, वो आपने लपेट दिया। तो सेलोफेन का कागज आता है, उसके विभिन्न कलर्स भी होते हैं, जैसे लाल रंग का होता है, नीला रंग का होता है, तो विभिन्न कलर्स का वो होता है। तो यदि उसे लपेट दो, कहाँ पर? लैंप के ऊपर, रेखा छिद्र पर नहीं, लैंप पर लपेटना है, लैंप के ऊपर लपेट दो। कि रेखा छिद्र पर लपेट दिया तो कुछ प्रकाश गुजरना ही बंद हो जाएगा, इसमें से विवर्तन की घटना ही खत्म हो जाएगी। तो कहाँ लपेटना है आपने? इसके ऊपर लपेटना। तो जब इससे ऊपर लपेटोगे तो लाल कागज लपेटा तो लाल रंग का प्रकाश निकलेगा, नीला कागज लपेटा तो नीले रंग का प्रकाश निकलेगा। तो पॉइंट क्या है हमारा? यदि लैंप के ऊपर रंगीन सेलोफेन कागज लपेट दिया जाता है तो विवर्तन प्रतिरूप भी उसी रंग का बनता है, उसी रंग का बनता है विवर्तन प्रतिरूप। यानी कि यदि यहाँ पे लाल कागज आपने लपेट दिया, यानी कि क्या लपेट दिया? लाल कागज लपेट दिया, तो विवर्तन प्रतिरूप जो बनेगा वो भी लाल रंग का ही बनेगा। और नीला लपेट दिया आपने, नीला कागज लपेट दिया, तो विवर्तन प्रतिरूप भी उसी कलर का यानी कि नीले रंग का बनेगा। अब इसमें बात आती है लाल कागज का जब हम लपेटेंगे सेलोफेन कागज, तो विवर्तन प्रतिरूप का फैलाव जो होगा वो नीले कागज की तुलना में अधिक होता है। तो प्रकाश पहले क्या था? श्वेत प्रकाश आ रहा था, अब प्रकाश कौन सा आ रहा है? अब वो लाल प्रकाश है, नीला प्रकाश आ रहा है। लाल लपेटोगे तो लाल प्रकाश, नीला कागज लपेटोगे तो नीला प्रकाश। तो इसमें देखा गया कि जब हम लाल कागज लपेटते हैं तो जो उसका प्रतिरूप बनता है, विवर्तन प्रतिरूप, जो प्रकाश आ रहा है उसका विवर्तन प्रतिरूप बनेगा, तो वो उसका फैलाव जो होगा जब नीला कागज जब लपेटोगे उसकी तुलना में अधिक होता है। उसकी तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। तो ये इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, अधिक होती है नीले रंग की तुलना में। तो नीले रंग की तुलना में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। इससे ये पता चलता है क्योंकि फैलाव किसका हो रहा है? लाल प्रकाश का। नीले प्रकाश का कम फैलाव हो रहा है, तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या हुई? ज़्यादा होती है। इससे ये भी साबित होता है। और जो हम ये काम कर रहे हैं विवर्तन का, प्रकाश में विवर्तन बता रहे हैं, तो प्रकाश के विवर्तन का होना, प्रकाश में विवर्तन का होना प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, क्योंकि विवर्तन केवल तरंगों में होता है। किसमें होता है? कणों में नहीं होता। तो क्या साबित होता है इससे? प्रकाश जो है तरंग प्रकृति का होता है, कण प्रकृति का नहीं होता। इससे ये यहाँ पर विवर्तन का होना प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ठीक है, क्लियर है चीजें? तो अब हमने ये एकल छिद्र का विवर्तन बताया, इसमें हम अब इसको ज्यामितीय विधि से देखेंगे। ज्यामितीय विधि इसकी देखेंगे कि किस प्रकार से ज्यामितीय इसका एक चित्र बनाएंगे। एक हम जो है पूरा उपकरण इसका तैयार करेंगे, ज्यामितीय उपकरण। ठीक है, ज्यामितीय विधि से उपकरण इसका तैयार करेंगे और उसके बाद उसमें हम एक सूत्र का निगमन करेंगे, जिस सूत्र पर आधारित आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि फ्रॉनहोफर विवर्तन किस प्रकार से होता है। तो ये फ्रॉनहोफर विवर्तन द्वारा ही एकल रेखा छिद्र से विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने की एक व्यवस्था है, जो कि हमने यहाँ पर दिखाई गई है।
तो ये कौन सी व्यवस्था है? ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट टू फाइंड डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम ए सिंगल स्लिट, यानी कि एकल रेखा छिद्र से किस प्रकार से हम विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करेंगे, उसकी फ्रॉनहोफर की विधि है ये। तो इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक AB जो होता है ये एक रेखा छिद्र लिया जाता है। क्या लिया जाता है? रेखा छिद्र लिया जाता है। और ये एक संकीर्ण रेखा छिद्र होता है, यानी कि पतला रेखा छिद्र होता है। और एक S जो यहाँ पे दिखाया गया है आपको, ये आपका प्रकाश स्रोत है, जिसे हम कहते हैं एक वर्णी प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं? एक वर्णी प्रकाश स्रोत यहाँ पर आपके सामने चित्र में दिखाया गया है। तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत हमने S ले लिया, यहाँ पर एक रेखा छिद्र AB ले लिया। इस AB रेखा छिद्र और प्रकाश स्रोत के मध्य यानी कि बीच में कहीं पर एक L1 लेंस लिया जाता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस ये करता है कि जब भी उसके फोकस से कोई किरणें आती हैं तो उनको वो लेंस से गुजरने के पश्चात वे समांतर हो जाती हैं। तो इसमें भी क्या हुआ कि जो लेंस है, तो लेंस को इस प्रकार से इन दोनों के बीच में रखा जाता है कि जो S रहे यानी प्रकाश स्रोत रहे वो इसके फोकस पर रहे। कहाँ रहे? इसके फोकस में रहे, या फिर कह सकते हैं फोकस तल में रहे। तो जब ये फोकस पे रहेगा ये प्रकाश स्रोत, यानी कि यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ से फोकस से जो किरणें चलेंगी वो इससे लेंस से टकराने के पश्चात में अपवर्तित होकर वो समांतर हो जाती हैं। किसके समांतर हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये हमने पहले जो है अपवर्तन वाले चैप्टर में, लेंस वाले चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ा है कि जब प्रकाश तरंगे कहाँ से आती हैं? फोकस से आती हैं, तो लेंस से अपवर्तित होकर वे उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर वे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसी प्रकार से एक अगला लेंस, नेक्स्ट लेंस जो है, हमने दूसरा लेंस लिया L2 एक लेंस लिया, ये भी आपको दिख रहा होगा, ये भी एक उत्तल लेंस लिया हुआ है। और इस उत्तल लेंस के सामने एक पर्दा रखा जाता है और इस पर्दे और इस रेखा छिद्र के बीच में इस उत्तल लेंस को रखा जाता है। और ये कहाँ रखा जाता है? ये इस प्रकार से रखा जाता है कि जो पर्दा रहे वो इसके फोकस पर रहे। वहाँ रेखा छिद्र इसके फोकस पे था, जबकि पर्दा क्या है? इसके फोकस पर है। तो ये बहुत अच्छी तरह समझने वाली चीज़ है कि दोनों जगह ही हमने फोकस पर प्रकाश स्रोत को रखा है, तो दूसरी ओर फोकस पर ही पर्दे को रखा है। पर्दा क्या दिया हुआ है? XY। तो ये क्या है? पर्दा है आपके लिए, जो इस चित्र में दिखाया गया ज्यामितीय व्यवस्था में। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहाँ से किरणें चलेंगी, प्रकाश तरंगे, वो इस पर गिरेंगी और ये क्या करेगा? इनको ये समांतर करके ये रेखा छिद्र पर भेज देगा। अब रेखा छिद्र क्या करेगा? ये संकीर्ण रेखा छिद्र है, तो रेखा छिद्र से ये गुजर जाएंगी किरणें, और ये किरणें गुजर कर कहाँ गिरेंगी? इसके ऊपर गिरेंगी, लेंस L2 पर। और लेंस L2 जो है इसका एक विवर्तन प्रतिरूप बना देगा पर्दे पर। कहाँ बना देगा? ये पर्दे पर इसका विवर्तन प्रतिरूप बना देगा। तो किस प्रकार से बनाएगा, उसमें क्या हमें प्राप्त होगा, किस प्रकार से हम जो है जो उसमें विवर्तन प्रतिरूप में फ्रिंजें प्राप्त होंगी, तो वो फ्रिंजें किस प्रकार की होंगी? कुछ उसमें चमकती हुई फ्रिंजें होंगी, कुछ उसमें काली फ्रिंजें होंगी। तो इस प्रकार से जो फ्रिंजें होती हैं उनकी स्थिति हमें समझनी है। तो इसे समझने के लिए हम ये 2 पॉइंट्स पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? तो इसमें ये दिया हुआ है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, क्योंकि सारी जो ये यहाँ बातें की जा रही है सब हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पर ही चल रही हैं। तो सारी बातें हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पर चल रही हैं, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि हाइगेंस ये बार बार क्यों आ जाता है, क्योंकि तरंग सिद्धांत जो दिया था वो हाइगेंस ने दिया था। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर ही सारी कहानी विवर्तन और ध्रुवण में चलने वाली हैं। जो ध्रुवण में चलेंगी वो जो है, और जो हमारी विवर्तन में चल रही है वो सारी कहानी हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पर ही आधारित है। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से रेखा छिद्र जो AB है उसके प्रत्येक बिंदु से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं, हाइगेंस ने क्या कहा था कि जो यहाँ से क्या निकली? प्राथमिक तरंगे निकली और यहाँ रेखा छिद्र पर पड़ी, तो रेखा छिद्र भी प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है और इससे जो तरंगे निकलती हैं वो द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं। तो द्वितीयक तरंगे जो यहाँ से निकलेंगी फिर वो सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। तो वो इससे निकलने के बाद सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं और वो जाकर विवर्तन प्रतिरूप अपना पर्दे पर बनाती हैं। उसके बाद कहते हैं जो तरंगे विचलित नहीं होती, तो कौन सी बिना विचलित के दिखाई दे रही है? ये समांतर किरणें आ रही थी, ये समांतर किरणें अंदर से जब जाती तो समांतर ही दिख रही होंगी आपको।
ये समांतर जाती हैं और लेंस से टकराकर ये फोकस पर, यहाँ पर फोकस हो जाती हैं ओ बिंदु पर, जो इस एक्स वाई का मध्य बिंदु है, यानी कि पर्दे का जो मध्य बिंदु है उस पर ये फोकस हो जाती हैं। तो ये फोकस जो हुई वो कौन सी तरंगे हुई, ये वो तरंगे हुई जो समांतर आ रही थी। तो समांतर तरंगे जब इस रेखा छिद्र से गुजरती हैं तो कुछ तरंगे तो विचलित हो जाती हैं, यानी कि विवर्तित हो जाती हैं, और कुछ तरंगे समांतर ही पार हो जाती हैं। तो कुछ तरंगे जो समांतर पार हो जाती हैं, जैसे कि ये तरंग और ये तरंग, तो ये तरंगे जब इस पर पड़ती हैं लेंस पर, तो लेंस क्या करता है, ये एक बिंदु पर अभिसारित कर देता है सारी तरंगों को, जो है कन्वर्ज कर देता है एक बिंदु ओ पर, जो कि पर्दे पर स्थित बिंदु है। तो यहाँ इसने क्या किया कि यहाँ इसने इन तरंगों को कन्वर्ज कर दिया, अभिसारित कर दिया। तो इसमें क्या कहा, वे लेंस L2 द्वारा पर्दे के बिंदु O पर फोकस हो जाती हैं। जो तरंगें विचलित नहीं होती वे लेंस L2 द्वारा पर्दे के बिंदु O पर फोकस हो जाती हैं। चूंकि ये सभी तरंगिकाएं एक ही कला में होती हैं, क्योंकि ये समांतर आ रही हैं, एक ही कला में हैं सारी तरंगें, इनके बीच में कलांतर शून्य है। तो जब ये कलांतर एक ही कला में होती है तो ये केंद्रीय बिंदु O पर, ये केंद्रीय बिंदु O दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, केंद्रीय बिंदु। तो केंद्रीय बिंदु O पर ये दीप्त बैंड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, दीप्त बैंड बनाती हैं। तो ये जब दीप्त बैंड बनाती हैं तो दीप्त बैंड में इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मुख्य उच्चिष्ठ। तो यहाँ पर जो चमकीली फ्रिंज होंगी उन्हें मुख्य उच्चिष्ठ कहा जाएगा। व्यतिकरण के चैप्टर में फ्रिंजों को कुछ और नाम दिया गया था, डार्क फ्रिंजेस कहा गया था, ब्राइट फ्रिंजेस कहा गया था, जबकि विवर्तन के चैप्टर में जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनको हम उच्चिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्चिष्ट कहते हैं। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उच्चिष्ट करके आएगा, तो वो विवर्तन वाले चैप्टर से आएगा, तो इसे क्या कहेंगे, उच्चिष्ट। और जो बीच वाली जो सबसे केंद्रीय फ्रिंज बनेगी वो दीप्त बैंड बनाती है, और दीप्त बैंड का मतलब मुख्य उच्चिष्ट, यानी कि प्रिंसिपल मैक्सिमा उसे हम कहते हैं। अब जब इसमें मुख्य उच्चिष्ट बन रही है तो फिर निम्निष्ठ भी बननी चाहिए। निम्निष्ठ का मतलब काली फ्रिंजें, डार्क फ्रिंजेस। तो यहाँ पर डार्क फ्रिंजेस को क्या कहा गया इस चैप्टर के अंदर, जो कि काली फ्रिंजें हमने कहा था व्यतिकरण के चैप्टर में, जबकि हम यहाँ क्या कह रहे हैं, जो हमारा विवर्तन का चैप्टर है इस चैप्टर में हम उन्हीं काली फ्रिंजों को हम क्या कह रहे हैं, निम्निष्ठ। तो अब हम देखेंगे किसकी स्थिति, निम्निष्ठों की स्थिति। किसकी देखेंगे हम, निम्निष्ठों की स्थिति, यानी कि पोजीशन ऑफ मिनिमा, निम्नोष्ठों की स्थिति हम देखते हैं। निम्नोष्ठों की स्थिति ज्ञात करते हैं तो चित्र पर दोबारा चलते हैं। तो चित्र में क्या कहा गया है, चित्र को देखते हैं। तो चित्र में जो आपको एक AB जो रेखा छिद्र दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या कहा था इस बिंदु के अंदर कि कुछ तरंगे जो आएंगी वो समांतर ही चली जाएंगी और वो इससे टकराकर इसके फोकस पर, यानी कि पर्दे पर ये फोकस हो जाएंगी बिंदुओं पर और दीप्त बैंड बनाएंगी, यानी कि मुख्य उच्चिष्ट इन्होंने यहाँ पर बना दिया। परंतु कुछ तरंगे ऐसी भी होती हैं जो कि विवर्तित भी होंगी। ये समांतर ही निकल गई है तो इनमें कोई विचलन ही नहीं हुआ, परंतु कुछ विचलित भी हो जाती हैं जो विवर्तित होती हैं। तो विवर्तित तरंगे कैसी होती हैं, तो विवर्तित जो होंगी, मान लिया हमने कि ए बिंदु जो रेखा छिद्र का बिंदु ए है, इस बिंदु से एक तरंग थीटा कोण पर विचलित हो जाती है या विवर्तित हो जाती है और पी बिंदु पर जाकर ये फोकस हो जाती है। इसी प्रकार बी बिंदु से भी एक किरण जाती है और पी बिंदु पर फोकस हो जाती है। तो जब ए और बी इन बिंदुओं से दो तरंगे विवर्तित होकर वो यहाँ पहुँचती हैं तो इन तरंगों में पथांतर होता है, पथांतर निकाला जाता है, पथांतर आता है इन दोनों तरंगों में, यानी कि इससे चली हुई दूरी कुछ और होगी और इससे चली गई दूरी कुछ और होगी, यानी कि पथांतर, यानी कि पथों में अंतर है। यहाँ से जो तरंग जाएगी उसका पथ और जो यहाँ से बी से तरंग जाएगी उसका पथ, उन दोनों पथों में अंतर होता है। तो उस पथ को हमें उस पथों के अंतर को पथांतर कहते हैं। उस पथांतर को हमें यहाँ पे निकालना है। तो उस पथांतर को निकालने के लिए हमने क्या कहा कि ए से एक लंब डाल दिया हमने, यहाँ पर एक लंब डाल दिया, तो यहाँ एक लंब डाल देते हैं। जो किरण जा रही किरण पे हमने एक लंब डाल दिया। तो लंब क्या होता है आपको पता है, 90 डिग्री का कोण होता है। लंब क्या होता है, 90 डिग्री कोण पर डलता है। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री कोण बनेगा, अब जब 90 डिग्री कोण बनेगा तो साथ में जो फ्रोनहोफर ने कहा, फ्रोनहोफर ने क्या कहा कि ये जो रेखा छिद्र है, एक मिनट सॉरी,
फ्रोनोफर ने क्या कहा कि जो ये दूरी होगी बीके, क्या होगी ये दूरी जो होगी बीके जो दूरी होगी, यानी कौन सी दूरी, ये दूरी जो बीके होगी, ये बीके जो है वो पथांतर होगा इन दोनों तरंगों में, जो ए से तरंग जा रही है और बी से तरंग जा रही है। तो इन दोनों तरंगों में जो पथांतर होगा कितना होगा, बीके होगा पथांतर इन दोनों तरंगों में। और उसने फ्रोनोफर ने ये भी माना कि बीके जो होता है वो लैम्डा के बराबर होता है, जहां लैम्डा क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। क्या होता है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य उसने मान लिया कि जो पथांतर होगा वो लैम्डा के बराबर होगा और वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होता है लैम्डा। इसके बाद अब इस पथांतर को हमें ज्ञात करना है, तो पथांतर के लिए हमने क्या लिया, पथांतर हमने लिया बी के बराबर लैम्डा। इसके बाद हम इस त्रिभुज में आते हैं, जो कि त्रिभुज क्या दिया हुआ है, त्रिभुज। अब ये देखें कि यहाँ जो कोण थीटा बनेगा वही कोण यहाँ बनता है, और इसी प्रकार से जब यहाँ पे 90 डिग्री का हमने कोण ले लिया तो त्रिभुज बन जाता है ए बी के। और ये जो है कैसा त्रिभुज बन गया, ये आपका त्रिभुज बन गया राइट एंगल जो है ट्राइंगल बन गया ये, ठीक है, समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इस कोण के सामने की ये भुजा क्या कहलाएगी, ये लंब कहलाती है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा यानी कि ए बी, ये क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। और लंब क्या है आपकी बीके, और कर्ण क्या है आपका ए बी। तो बीके निकाल लिया हमने, तो बीके बराबर ए बी साइन थीटा, ये हमने पथांतर निकाल लिया, पथांतर हमने बी के बराबर ए बी साइन थीटा रख लिया। और ए बी जो रेखा छिद्र की चौड़ाई यहाँ पर ली गई वो ई ली गई, क्या ली गई, ई ली गई। तो ई साइन थीटा ये हमारा यहाँ पर एक समीकरण हमारी तैयार हो जाती है, बी के बराबर ई साइन थीटा। अब हमें कुछ और चीज़ें ज्ञात करनी है। क्या चीज़ ज्ञात करनी है, निम्निष्ठ ज्ञात करना है कि निम्निष्ठ कहाँ बनेंगे, क्योंकि निम्निष्ठों की स्थिति देख रहे हैं हम। तो निम्निष्ठों की स्थिति देखने के लिए हमने क्या कहा, जो ए बी दूरी है इसको दो बराबर भागों में बांट लेते हैं। इस ए बी को हम क्या कहते हैं, ए सी और बी सी, ए सी दूरी और बी सी दूरी में हमने इसे बांट लिया। अब हम कहते हैं कि जो ए से किरणें चलेंगी और सी से भी किरणें चलेंगी, किरणें तो सभी जगह से जा रही हैं, विवर्तित भी जो है कहीं सी से विवर्तित होगी, कहीं बी से विवर्तित होगी, कहीं ए से विवर्तित होगी, और कुछ अन्य बिंदुओं से भी विवर्तित होगी तरंगें। तो जब हमने कहा कि जब ए बी से विवर्तित हो रही थी तो उसकी तरंग दैर्घ्य हमने कितनी मान ली थी, लैम्डा मान ली थी, कि बी के क्या था, लैम्डा था, यानी कि पथांतर क्या था, लैम्डा था। कब, जब ए से विवर्तित हो रही थी और बी से विवर्तित होकर पी पर पहुंच रही थी। अब ये कहा कि जब ए सी और बी सी अलग अलग दो दूरियां मान ली बराबर, तब ए से जो तरंग जाएगी और सी से जो तरंग जाएगी उनके बीच में जो पथांतर होगा वो लैम्डा बाई 2 होगा। कौन सा पथांतर होगा, जब ए व सी से जो तरंगे जाएंगी उन और वो तरंगे जाकर यहाँ पर फोकस करेंगी तो उनके बीच में लैम्डा बाई 2 तरंग दैर्घ्य होगा। इसी प्रकार जब बी से तरंग जाएंगी और सी से तरंग जाएंगी तो इन दोनों से जाने वाली तरंगों में भी पथांतर कितना होगा, वो भी लैम्डा बाई 2 होगा। यानी कि बी व सी से जो तरंगे निकल के जाएंगी और वो भी उनके बीच में पथांतर कितना होगा, लैम्डा बाई 2 होगा। लैम्डा बाई 2 क्यों हुआ, क्योंकि जब ए से तरंग जा रही थी और बी से तरंग जा रही थी तो दोनों में पथांतर कितना था, लैम्डा। तो जब यहाँ से और यहाँ से जाएंगी तो दूरी आधी हो गई, तो पथांतर भी आधा हो गया, यानी कि क्या हो गया, लैम्डा बाई 2 पथांतर, और इस केस में भी लैम्डा बाई 2 पथांतर हो जाएगा। ठीक है, अब जो लैम्डा बाई 2 पथांतर वाली किरणें हैं, जब लैम्डा बाई 2 पथांतर वाली किरणें जब यहाँ पर पहुँचेंगी तो यहाँ पर पहुँचने से पहले वे विनाशी व्यतिकरण करेंगी। कैसे करेंगी, क्योंकि ये लैम्डा बाई 2 वाली तरंगे हैं। व्यतिकरण के चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो लैम्डा बाई 2 व्यतिकरण के चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब लैम्डा बाई 2 तरंग दैर्घ्य वाली किरणें व्यतिकरण करती हैं तो वो विनाशी व्यतिकरण करती हैं। तो कैसा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। और जो विनाशी व्यतिकरण करती हैं तो आपको काली फ्रिंज प्राप्त होती है। तो पी पर हमें क्या मिलेगी, काली फ्रिंज मिलेगी, और पहली काली फ्रिंज होगी वो क्या होगी, पहली काली फ्रिंज, यानी कि प्रथम मिनीमा होगा, प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति प्राप्त होगी। क्या होगी, प्रथम निम्निष्ठ हमें मिलेगा, प्रथम निम्निष्ठ हमें मिलेगा।
तब इस स्थिति में प्रथम निम्निष्ठ के लिए बीके की जगह लैम्डा रख दो, तो लैम्डा बराबर ई साइन थीटा, और साइन थीटा निकाल लो यहाँ से, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लैम्डा बटे ई। ये प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति के लिए यहाँ पर सूत्र आ गया। तो यदि एग्जाम में पूछते हैं, कोई चित्र दे दिया जाता है या फिर बिना चित्र के ही कोई ये बता दिया जाता है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ये है और रेखा छिद्र के बीच की दूरी ई है और ई का मान ये है, और प्रकाश स्रोत से चलने वाली तरंगे जब पर्दे पर पहुंचेंगी तो कैसा वे प्रतिबिंब, मतलब कैसा वे प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति बताइए। तो प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति कहाँ से प्राप्त होगी, साइन थीटा बराबर लैम्डा बटे ई से। ऐसे ही जब हम द्वितीय निम्निष्ठ लेते हैं, क्या लेते हैं, द्वितीय निम्निष्ठ, तो द्वितीय निम्निष्ठ की स्थिति में, तो द्वितीय निम्निष्ठ जब हम लेंगे तो बीके जो हो जाता है, जब प्रथम निम्निष्ठ के लिए हमने क्या लिया लैम्डा, तो द्वितीय निम्निष्ठ के लिए बीके जो हो जाता है वो 2 लैम्डा हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 लैम्डा। ठीक है, तो बीके क्या है, वैसे बीके है ए बी साइन थीटा, यानी कि ई साइन थीटा, तो ई साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा, और साइन थीटा निकाल दो 2 लैम्डा बटे ई, 2 लैम्डा बटे ई। इसी प्रकार तृतीय निम्निष्ठ के लिए, तृतीय निम्निष्ठ जब हम निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा बटे ई। इसी प्रकार तृतीय जो निम्निष्ठ आएगा वो साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा बटे ई पर आएगा। और यदि हम कहें कि एमवी निम्निष्ठ के लिए, एमवे निम्निष्ठ के लिए, तो जब m1 निम्निष्ठ हम निकालेंगे तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m लैम्डा बटे ई, m लैम्डा आ गया। और हम कहते हैं थीटा जो है बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा है, तो हम थीटा निकालेंगे। थीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ निकाल दो, तो थीटा बराबर m लैम्डा बटे ई। जब साइन थीटा बहुत छोटा हो जाएगा तब उस स्थिति में साइन थीटा को हम थीटा के बराबर रख लेते हैं, तो थीटा जब हम बराबर रख लोगे तो थीटा बराबर m लैम्डा बटे ई, ये आपका सूत्र आ जाएगा यहाँ पे। और जब ये प्रथम निम्निष्ठ मिलेगा हमें, प्रथम निम्निष्ठ यहाँ पर मिलता है, इसी प्रकार से जब इधर आपके निम्निष्ठ मिलते हैं तो दीप्त बैंड के इधर भी आपके निम्निष्ठ मिलते हैं, यानी कि दोनों ओर निम्निष्ठ मिलते हैं। क्या मिलते हैं, दोनों ओर निम्निष्ठ मिलते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय इस प्रकार से निम्निष्ठ मिलते हैं। ऐसे ही दोनों ओर, एक उच्चिष्ठ के दोनों ओर निम्निष्ठ होते हैं। ठीक है, तो जब दोनों ओर होंगे तो यानी कि एक तो उस ओर और एक इस ओर, तो उसके लिए हम एक प्लस की साइड में निम्निष्ठ और दूसरा माइनस की साइड में निम्निष्ठ, यानी कि दोनों ओर के लिए हमारे प्लस माइनस का चिन्ह आ जाता है, और थीटा बराबर क्या आ जाता है, m लैम्डा बटे ई, और वो भी प्लस माइनस में। तो एक ओर के लिए प्लस m लैम्डा बटे ई और दूसरे के लिए माइनस के m लैम्डा बटे ई। और यदि हम इसमें मान रख दें 1 2 3 4, यदि हम इसमें क्या रख दें, मान रख दें 1 2 3 4, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, जब आप 1 रखोगे तो प्लस माइनस लैम्डा बटे ई, प्लस माइनस 2 लैम्डा बटे ई, प्लस माइनस 3 लैम्डा बटे ई। इस प्रकार से हमारे निम्निष्ठों की स्थिति हमें प्राप्त हो जाएगी। हमने जो है निम्निष्ठों की स्थिति देख ली। अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमें जो उच्चिष्ठ प्राप्त हुआ वो केंद्रीय उच्चिष्ठ प्राप्त हुआ, केवल एक उच्चिष्ठ प्राप्त हुआ, वो भी केंद्रीय। तो इसके भी कुछ उच्चिष्ठ और प्राप्त होंगे, तो वो कौन से होंगे, उन्हें बोलते हैं गौण उच्चिष्ठ। क्या बोलते हैं, गौण उच्चिष्ठ। तो गौण उच्चिष्ठ की स्थिति देखते हैं, गौण अथवा द्वितीयक उच्चिष्ठों की स्थिति देखते हैं। तो वो कैसी होती है, हमने आपको बताया कि यहाँ पर आपके प्रथम निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ, तृतीय निम्निष्ठ और इस प्रकार से एमवे निम्निष्ठ बनते हैं। तो जब एक प्रथम निम्निष्ठ और द्वितीय निम्निष्ठ बनता है तो वो किस लिए बना, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा हो गया। प्रथम निम्निष्ठ की जगह पे क्या हो गया, अंधेरा हो गया, काली फ्रिंज बन गई। द्वितीय के निम्निष्ठ की जगह भी काली फ्रिंज बन गई। तो ऐसा भी होता है कि प्रथम निम्निष्ठ और द्वितीय निम्निष्ठ के बीच में कुछ प्रकाश आ जाता है। क्या आ जाता है, प्रथम निम्निष्ठ और द्वितीय निम्निष्ठ के बीच में कुछ प्रकाश आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ चमकीली फ्रिंज बन जाती है, जिनकी जो है चमक कम होती है। ठीक है, परंतु वे उनमें चमक होती है, वो चमकीली होती हैं। तो वो कैसे होती हैं, उन्हीं को हम गौण अथवा द्वितीयक उच्चिष्ठ कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा। जो सेंट्रल वाली बीच में केंद्र पर बनी थी उसको हमने क्या कहा था, केंद्रीय उच्चिष्ठ, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा। और इसे हमने क्या कहा, सेकेंडरी मैक्सिमा। इसको कहा था हमने सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है,
और इसको हमने सेकेंडरी मैक्सिमम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच भी प्रकाश पहुंचता है, यानी कि निम्निष्ठ क्या हुए, काली फ्रिंज, तो काली फ्रिंज के बीच में जब प्रकाश पहुंच जाएगा तो जिसके कारण अपेक्षाकृत कम चमकीले उच्चिष्ठ प्राप्त होते हैं, जिन्हें गौण अथवा द्वितीयक उच्चिष्ठ, गौण या फिर द्वितीय उच्चिष्ठ बोलते हैं, यानी कि सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं। तो फ्रोनोफर ने कहा कि जब सेंट्रल में ये सेकेंडरी मैक्सिमा बनेंगे, यानी कि द्वितीयक उच्चिष्ठ जब बनेंगे, तब ये पथांतर जो होगा वो लैम्डा नहीं होगा। द्वितीयक उच्चिष्ठ बनने के लिए जो पथांतर होगा वो 3 λ/2 होगा। क्या होगा, 3 λ/2 होगा जब द्वितीयक उच्चिष्ठ बनेंगे। गौण उच्चिष्ठ जब बनेंगे तो बी के 3 λ/2 होगा। तो बी के उसने क्या कहा था, ई साइन थीटा, ये तो निकाला था, तो 3 λ/2। परंतु जब हम एम वे की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एम वे की, तो 3 की जगह हम क्या लिख देते हैं, यानी कि एम वे गौण उच्चिष्ठ के लिए, 2m + 1 λ/2 रख देते हैं, जहाँ m क्या होता है 1 2 3। आप रख के देख लो, जब आप इसमें m = 1 रखोगे तो 2 से गुणा करो, 2 × 1 = 2 और 2 और 1 3, तो 3 λ/2 हो जाता है। ठीक है, तो पहला जो गौण उच्चिष्ठ प्राप्त होगा वो 3 λ/2 पथांतर के साथ प्राप्त होगा। तो क्या हो गया, ई साइन थीटा बराबर कितना हो गया, और यहाँ पर क्योंकि हमने जब निम्निष्ठ बना रहे थे तो हमने कोण कितना लिया था, किस कोण पर विवर्तित हुई थी तरंगे, थीटा कोण पर। तो जब गौण उच्चिष्ठ होगा, यानी कि कुछ तरंगे ऐसी पहुंचेंगी जिनमें प्रकाश होगा, तो प्रकाश वाले जो दो निम्निष्ठों के बीच में प्रकाश वाली यानी चमकीली फ्रिंज बनाएंगी, उनके लिए जो कोण लिया जाएगा, उन तरंगों के लिए जो कोण लिया जाएगा वो थीटा डैश लिया जाता है, यानी कि कोण चेंज हो जाएगा। क्योंकि कोण यदि थीटा ले लेंगे तो फिर से वही काली फ्रिंज बन जाएगी, परंतु चमकीली फ्रिंज बनानी है तो थीटा हमारा चेंज होना चाहिए। तो इसी साइन थीटा बराबर 2m + 1 λ/2 ये हमारा आ जाएगा। और थीटा डैश भी छोटा ही होगा, तो जब छोटा होगा तो थीटा डैश की जगह हमने क्या कर दिया, साइन थीटा डैश की जगह क्या रख दिया, केवल थीटा डैश लिख दिया, यानी कि साइन थीटा डैश बराबर केवल थीटा डैश हम ले लेते हैं जब कोण छोटा होता है। कब, जब ये कोण छोटा होता है उस स्थिति में। तो ई थीटा डैश बराबर 2m + 1 λ/2। ठीक है, और इस प्रकार से जब हम थीटा डैश निकालेंगे तो थीटा डैश क्या आ जाएगा, 2m + 1 λ/2e। क्या आ जाएगा, थीटा डैश बराबर 2m + 1 λ/2e हमारा ये आ जाएगा। अब इसमें आप रखते जाओ, m के मान रख दो, तो m के मान रखोगे तो कितना आ जाएगा 3 λ/2e। m का मान 1 रख दिया, m का मान 2 रख दो, 2 2 = 4, 4 और 1 5, तो क्या आ गया 5 λ/2e, 7 λ/2e। तो इस प्रकार से हमें द्वितीय उच्चिष्ठ हमें प्राप्त हो जाते हैं इन कोणों पर हमें द्वितीय उच्चिष्ठ प्राप्त हो जाते हैं। बच्चों एक चित्र दिखाया हमने जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस प्रकार का एक हमने तीव्रता वक्र दिखाया हुआ है। किसका दिखा हुआ है, तीव्रता वक्र। तो विवर्तन प्रतिरूप का, इसे हम क्या बोलते हैं, विवर्तन प्रतिरूप का तीव्रता वक्र। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन क्या आएगा कि एकल रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने की ज्यामितीय व्यवस्था को समझाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ठ और गौण उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ठ, गौण उच्चिष्ठ और निम्निष्ठों की स्थितियों को बताइए तथा साथ ही विवर्तन प्रतिरूप का तीव्रता वक्र भी समझाइए। तो वो कैसे होगा, इसमें हमने विवर्तन प्रतिरूप का ये आपको चित्र यहाँ पर बना दिया। इसमें क्या करते हैं हम, जब यहाँ पर हमारी क्या बन रही थी, हमारा यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ठ बन रहा था, तो केंद्रीय उच्चिष्ठ कैसे बनता है, इस प्रकार से केंद्रीय उच्चिष्ठ बन जाता है, जिसे हम कहते हैं मुख्य उच्चिष्ठ। क्या कहते हैं, मुख्य उच्चिष्ठ, यानी कि प्रिंसिपल मैक्सिमा बोलते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर एक दूसरा उच्चिष्ठ बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, गौण उच्चिष्ठ, जो कि मुख्य उच्चिष्ठ के इस ओर भी बनते हैं और इस ओर भी बनते हैं। तो हम स्थिति देखते हैं कैसे होती है इसकी। तो हमने ये क्या बनाया, थीटा, जो कि क्या था, विवर्तन कोण था। तो विवर्तन कोण और आई यानी कि तीव्रता के बीच में ग्राफ खींच लिया। तो हमने जब ग्राफ खींचा तो हमें इस प्रकार का एक ग्राफ प्राप्त होता है, जिसमें हमें इस प्रकार का ये
एक चित्र प्राप्त होता है और इसी प्रकार से ये आगे के आकार भी हमें प्राप्त होते हैं। तो जो हमें प्रथम गौण उच्चिष्ट मिलता है वो यहाँ मिलता है, जिसका विवर्तन कोण क्या होता है 3 लैम्डा बटे 2e होता है। और ये जो मिलता है वो प्रथम निम्निष्ठ और द्वितीय निम्निष्ठ के बीच में बनता है। हमने आपको क्या बताया था कि निम्निष्ठ क्या होते हैं, काली फ्रिंजे, जहाँ पर प्रकाश बिल्कुल नहीं होता। जब प्रकाश बिल्कुल नहीं होगा तो ये इसी लाइन पर, जो ये लाइन थीटा वाली लाइन जा रही है, इसी लाइन पर ये प्रथम निम्निष्ठ बनेगा। इसी प्रकार यहाँ द्वितीय निम्निष्ठ बनेगा, यहाँ पर तृतीय निम्निष्ठ बनेगा, जिनके विवर्तन कोण जो होंगे लैम्डा बटे 2e, 2 लैम्डा बटे 2e और 3 लैम्डा बटे 2e जो होंगे प्रथम निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ और तृतीय निम्निष्ठ के जो होंगे विवर्तन कोण होंगे। इसी प्रकार से दो निम्निष्ठों के बीच में एक गौण उच्चिष्ट बनेगा। प्रथम निम्निष्ठ और द्वितीय निम्निष्ठ के बीच में प्रथम गौण उच्चिष्ट बनता है और द्वितीय निम्निष्ठ और तृतीय निम्निष्ठ के बीच में द्वितीय गौण उच्चिष्ट बनता है। ठीक है, और उनके जो विवर्तन कोण होते हैं वो 3 लैम्डा बटे 2e और 5 लैम्डा बटे 2e होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य उच्चिष्ट बनता है उसके एक और भी प्रथम निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ, तृतीय निम्निष्ठ बनते हैं और इसी प्रकार से गौण उच्चिष्ट भी बनते हैं। इसी प्रकार से इस मुख्य उच्चिष्ट के दूसरी ओर भी इसी प्रकार के हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होते हैं, जिसमें ये प्रथम गौण उच्चिष्ट, द्वितीय गौण उच्चिष्ट, प्रथम निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ और तृतीय निम्निष्ठ प्राप्त होता है, जिनके कोण क्या होते हैं, गौण उच्चिष्ट है ये, तो गौण उच्चिष्ट का कोण ये है और ये है, और प्रथम निम्निष्ठ का कोण ये है, द्वितीय निम्निष्ठ का कोण ये है और तृतीय निम्निष्ठ का कोण ये है। और आप इसमें देख सकते हो इसमें माइनस लगा हुआ है और ये धनात्मक सारे। तो हमने क्या लगाया था वहाँ पे, प्लस माइनस करके आपको बताया था, प्लस माइनस लैम्डा बटे 2e, इस प्रकार से हमने आपको बताए थे कि प्लस माइनस 3 लैम्डा बटे 2e करके दोनों ओर बनते हैं, प्लस उधर की ओर और माइनस इधर की ओर बनता है। तो विवर्तन कोण और तीव्रता में हमने वक्र देख लिया। इसके अलावा इस बिंदु को देखते हैं, जब ये केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कितनी होगी। तो कोणीय चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप एक तरफ देख रहे हो कोणीय चौड़ाई कितनी है, लैम्डा बटे e 0 से, और यहाँ से यहाँ तक कोणीय चौड़ाई कितनी है, माइनस के लैम्डा बटे e। तो टोटल कोणीय चौड़ाई कितनी हो गई, लैम्डा बटे e और लैम्डा बटे e दोनों को जोड़ दो तो कोणीय चौड़ाई होती है 2 लैम्डा बटे e, और कोणीय चौड़ाई होती है 2 थीटा के बराबर होती है। क्या होती है, 2 थीटा, एक तरफ का थीटा और दूसरी तरफ का थीटा, तो 2 थीटा, और 2 थीटा जो होगा वो इन दोनों की बीच की दूरी के बराबर होगा, जो दूरी होगी 2 लैम्डा बटे e के। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय दूरी को केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की परिभाषा आप कैसे दोगे, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय दूरी को केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की ये परिभाषा है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्पल जब हम आपको समझाएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में तब आपको बताएंगे। यदि फोकस लेंस, जो ये फोकस लेंस है, रेखा छिद्र ए बी के बहुत समीप है, यानी कि ये लेंस क्या है, बहुत समीप है, इनके बीच की दूरी बहुत कम है, तब इस स्थिति में फोकस दूरी हमने इनकी क्या मान ली, f मान ली, कि इसकी फोकस दूरी भी f, इसकी फोकस दूरी भी f, हमने फोकस दूरी मान ली f। तो पर्दे, जो ये पर्दा दिया हुआ है और रेखा छिद्र यानी कि ए बी रेखा छिद्र के बीच की दूरी, यानी कि जो ये दूरी है ये वाली, इसको हमने क्या कहा, d कहा था। d होती है दूरी, पर्दे और रेखा छिद्र के बीच की दूरी d होती है, जो कि व्यतिकरण के चैप्टर में भी आपको बताया था। तो जो दूरी होती है उसको हम f ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, f ले लेते हैं, यानी कि बहुत समीप हो जाते हैं। तो पर्दे वगैरह, पर्दा इसके पास आ गया, ये और पास आ गया, तो इसकी दूरी जो d बराबर f रख दी जाती है। तब उस स्थिति में केंद्रीय उच्चिष्ट, जो केंद्रीय उच्चिष्ट यहाँ बनेगा, पर्दे पर दोनों ओर 2x दूरी तक फैला है। यदि हमने क्या कहा है, जो ये केंद्रीय उच्चिष्ट यहाँ जो बनता है वो इतने एरिया में बन रहा है मान लो, तो ये x दूरी O के इधर और O के इधर, x दूरी इधर, तो x दूरी, तो कितनी दूरी तक फैल गया ये, 2x दूरी तक। तो 2x दूरी तक यदि फैला हुआ है तो 2x के हिसाब से हम क्या रखेंगे, देखो यहाँ पे 2 थीटा बराबर क्या था, 2 लैम्डा बटे ई, 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बटे ई, और ये जो होगा, ये कोणीय चौड़ाई जो होगी वो 2x बटे d के बराबर हो जाएगी, यानी कि 2x ये दूरी और d इनके बीच की दूरी, तो 2x बटा d इनके बराबर ये कोणीय चौड़ाई हो जाती है मुख्य उच्चिष्ट की। और
डी की जगह हमने क्या रख दिया, एफ रख दिया, तो 2x बटे एफ। इसी प्रकार से जब आप 2x निकालोगे, ये निकालना है, मैं 2x निकालो, कैसे निकालोगे, तो 2x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसके साथ में इसे लो आप, तो इसके साथ में जब आप इसे लोगे 2x बटे एफ और 2 लैम्डा बटे ई, तो 2x निकालना है आपको, तो f यहाँ चला जाएगा, तो 2f लैम्डा बटे ई ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को ले लो, पहले इसको और इसको लिया था हमने, अब इन दोनों को ले लो, तो हमें 2x निकालना और d ऊपर चला जाएगा, तो 2d लैम्डा बटे ई। इस प्रकार से ये आपकी रेखीय चौड़ाई आ जाएगी। इसे क्या कहते हैं, रेखीय चौड़ाई कहते हैं। इसे आप रेखीय चौड़ाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेखीय चौड़ाई। और ये जो 2 थीटा था वो कोणीय चौड़ाई थी और 2x है रेखीय चौड़ाई। तो रेखीय चौड़ाई और कोणीय चौड़ाई पर हमारा कोई एग्जाम्पल आ जाएगा तो वो हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों, आपको लेक्चर कैसा लगा? यदि आपको लेक्चर हमारा अच्छा लग रहा है तो आप अपने साथी मित्रों को इसे शेयर कीजिए, साथ में इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो का इसका जो लास्ट का सेक्शन है उसे हम खत्म करेंगे, इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो टिल देन एंजॉय और वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।